डियर स्टूडेंट, हम लोग आज स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के अंतर्गत अगला विषय जो शुरू करने जा रहे हैं वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पूर्व के क्लासों से आपको अच्छी तरीके से आभास हो गया होगा कि 1922 से लेकर के जो 27 तक की अवधि है वो कांग्रेस की निष्क्रियता की अवधि है। कांग्रेस बहुत सक्रिय नहीं रही क्योंकि गांधी जी जेल में थे और जब 1924 में जेल से छूटे भी तो उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया और हरिजन उत्थान आंदोलन में लगे हुए थे, हरिजन यात्रा कर रहे थे। ऐसे में जो वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय रखा था वो स्वराज्यवादी थे, आंध्र प्रदेश के कोया जनजाति थे और हमारे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय रखा था। लेकिन ये सारे के सारे आंदोलन एक समय के बाद समाप्त हो गए। ऐसी परिस्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व में एक और घटना घटी जिसको हम लोग साइमन कमीशन का आगमन कहते हैं और साइमन कमीशन को भी हम लोगों ने पढ़ा और पाया कि इसके विरोध के कारण एक सक्रियता राष्ट्रीय आंदोलन में आई थी। उसी साइमन कमीशन के रिपोर्ट का परिणाम था सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ, क्या इसके कारण थे, हम लोग वहाँ से आज के क्लास में अपना सफ़र शुरू करेंगे और देखेंगे अंत में कि किस ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, क्या क्या इसके कार्यक्रम थे, इसके तहत आंदोलन का रूप क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1929 का जो भारत था, 1929 की जो परिस्थिति थी वो क्या थी, पहले इसको समझने की आवश्यकता है, तब हम लोग आगे की बातों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि गांधी जी सक्रिय हो गए थे। दूसरी बात ये कि श्रमिक आंदोलन के मूड में थे। तीसरी बात ये कि जो किसान थे करबंदी आंदोलन हेतु तैयार थे। और चौथी बात जो थी वो ये कि युवा समाजवाद से प्रभावित थे। तो ये चार परिस्थितियां थी जो 1929 में भारत के समक्ष उपस्थित थी। हम लोगों को बारी बारी से सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, तब इस बात को जान पाएंगे कि गांधी क्यों सफल हो जाते थे आंदोलन चलाने में। तो 1929 में जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये कि महात्मा गांधी अब कांग्रेस के नेतृत्व में सक्रिय राजनीति में आ चुके थे। 1922 में
जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो आपने देखा था कि उनका तीव्र उनके इन निर्णय का विरोध हुआ और कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं ने गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के वापस लेने की आलोचना की। ऐसी परिस्थिति में गांधी जी तो जेल में चले गए, लेकिन जब 1924 में वापस आए तो आने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया और जो आंदोलन हेतु आधार तैयार करने वाली मूल समस्या थी उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। जैसे खादी बनाने को प्रमोट किया। खादी बनाने को प्रमोट इसलिए किया कि कोई भी आंदोलन होता है तो जो आंदोलनकारी होते हैं उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो भूख की स्थिति में होगा, अभाव की स्थिति में होगा, तो आंदोलन में कभी भाग नहीं लेगा। और गांधी जी इस बात को जानते थे कि आंदोलन लंबा चलेगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीना और साल भर अगर आंदोलन की आपको सफलता मिल जाएगी। इतना पुराना जड़ ब्रिटिश शासन का है, इतना ज़्यादा उसको भारत से लाभ हो रहा है, तो एक अल्प आंदोलन में वो भारत से भाग जाएगा ऐसा संभव नहीं था, बल्कि एक लंबी आंदोलन चलाने की आवश्यकता थी और उसके लिए आंदोलनकारियों को आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी था। तो इसलिए गांधी जी ने आंदोलनकारियों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चरखा का कार्यक्रम चलाया कि जो भी आंदोलनकारी हैं वो सूत काते, बुने कपड़ा और बाजार में बेचे ताकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये एक दोहरा काम था। इससे ब्रिटिश माल की खपत जो है वो कम होगी, उसको नुकसान होगा और भारतीयों को रोजगार मिलेगा। तो चरखा बुनना या कातना एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल काम था गांधी जी। दूसरा, वो इस बात को जानते थे कि यदि भारतीयों के मध्य फूट रहेगा तो हम किसी भी आंदोलन को सफल नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज किसी एक वर्ग को अपने पक्ष में कर करके आंदोलन को समाप्त कर देगा। इसलिए आंदोलन को सफलीभूत होने के लिए आवश्यक है कि भारत में जितना भी अंतर्विरोध है उस अंतर्विरोध को समाप्त किया जाए। अंतर्विरोध का अर्थ हुआ कि आपस में एक दूसरे का भारतीयों के बीच में जो विरोध है। सबसे बड़ा विरोध था हिंदू मुसलमानों के बीच में, इसीलिए हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करना काफ़ी ज़रूरी है। ये जो समय है 22 के बाद, वो कॉमनल राइट्स का समय है। बहुत बड़े पैमाने पे सांप्रदायिक दंगे भी इस पीरियड में हुए। तो और आवश्यक हो गया राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित किया जाए। दूसरा अंतर्विरोध हिंदुओं के मध्य में ही था। जो ऊंची और नीची जाति का विभेद था उसको समाप्त करना। तो उसके लिए उन्होंने हरिजन यात्रा शुरू की और इस परिवेश में हिंदुओं के बीच जो फूट था उसको कम करने का प्रयास किया। तो कहने का अर्थ ये है कि गांधी जी सक्रिय राजनीति से तो अलग रहे इस पीरियड में, लेकिन वो राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को तैयार करने में सक्रिय रहे। राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने में निष्क्रिय रहे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को बनाने में वो सक्रिय थे। अगर आधार ही नहीं बनता तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चलता। 29 में आने के बाद उनको ऐसा लगा कि हम कुछ हद तक सफल हुए हैं विवादों को समाप्त करने में और भारत के लोग भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। इसलिए गांधी जी ने 1929 में अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का पुनः निर्णय किया। ठीक है, तो एक परिवेश तो ये था। पहले था कि नेतृत्व तैयार नहीं हो रहा था। 29 में क्या हुआ कि हमारा नेतृत्व तैयार हो गया। गांधी जी तैयार हो गए तो आप ऐसा ना समझिए कि और नेता नहीं थे, लेकिन एक बात तय है कि गांधी जी और अन्य नेताओं में एक अंतर था कि गांधी जी सभी को यानी विरोधी विचारधाराओं को भी अपने साथ ले चलने में सक्षम थे। अन्य नेतृत्व जो था उसमें अपनी जो विचारधारा थी उसी के साथ चलने की योग्यता थी। भारत में एकमात्र ऐसा नेतृत्व था जो बहुपक्षीय था, मल्टी डायमेंशनल था, कि सभी विचारधाराओं को अपने साथ लेके चलने में सक्षम था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अनिवार्य था। ऐसा अगर नेतृत्व नहीं भरता तो सारे लोग एक नहीं होते। अंग्रेज किसी न किसी पक्ष को अपने पक्ष में करके और भारत में एक लंबे समय तक शासन करते रहे।
तो इस कंटेक्स्ट में, इस परिवेश में हम बात कर रहे हैं कि हमें नेतृत्व प्राप्त हो गया 1929। क्लियर? उसके बाद श्रमिक भी आंदोलन के मूड में थे। आप को पूर्व में श्रमिक आंदोलन जब हम पढ़ाए थे तो आपको याद होगा कि बताए थे कि पहला जो संगठित श्रमिक आंदोलन था वो मद्रास श्रमिक संघ था, जो 1918 में मद्रास में बीपी वाडिया ने बनाया था। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बना 1920 ईस्वी में। सब बातें याद होंगी। अब जो मजदूर था, जो श्रमिक था, वो काफ़ी हद तक संगठित हो चुका था। 1928 तक आते संगठित इतना हो गया था कि इसके अन्य संगठन भी बनने शुरू हो गए थे और एक बहुत बड़ा एक मुकदमा चला था 1928 में, जिसको हम लोग मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। काफ़ी मशहूर है। मेरठ षड्यंत्र केस में कुल 31 श्रमिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया और इन श्रमिक नेताओं में 3 अंग्रेज भी थे जो कम्युनिस्ट थे, स्प्रेड, हचिंसन और ब्रेडले। तो इन्हें भी जेल में डाल दिया गया और एक लंबा मेरठ षड्यंत्र केस चला जिससे इनके सजाएं मिली। तो इससे श्रमिक काफ़ी उद्वेलित थे। यानी अब ये था कि श्रमिक एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया है आंदोलन का। तो ये लोग भी आंदोलन के मूड में थे कि जो हमारे जीवन से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान ब्रिटिश नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि उनके अपने हित थे, लेकिन उनका हित स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा हुआ था। फिर किसान, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बढ़े हुए लगान से परेशान थे। बढ़े हुए लगान का अर्थ यह कि 80% तक अब लगान देना पड़ता था। तो अगर 100 रुपया किसान कमा रहा हो और 80 रुपया दे रहा हो तो उसके बचेगा 20 रुपया, तो 20 रुपये में क्या कर पाएगा। तो इस वजह से किसान जो थे वो भी आंदोलन के मूड में थे। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय राजनीति में एक नए वाद का उदय हो रहा था और वो वाद था समाजवाद। और इसका उदय जो हो रहा था वो उसकी 2 धाराएं थी। एक धारा तो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, जो 1924 में इस्टेब्लिश्ड हुआ मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। ये प्योर कम्युनिस्ट था। और दूसरा समाजवादी विचारधारा कांग्रेस के अंदर ही उदित हो रहा था और उसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसे में राष्ट्रीय आंदोलन में अब समाजवादी विचारधारा की अवहेलना करना संभव नहीं है। और समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा जो साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है। जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, तो रूस में बोल्शेविक क्रांति जब 1917 में हुआ तो उसके पूर्व में रूस का साम्राज्य विश्व में सबसे बड़ा था। और जब बोल्शेविक क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई तो समाजवादी विचारधारा के तहत लेनिन ने खुद अपने साम्राज्य को तोड़ दिया, सभी को आज़ाद कर दिया कि रूस अब साम्राज्यवादी नीति का पालन नहीं करे। तो अगर समाजवादी विचारधारा भारत में आ गई, इसका मतलब ये होगा कि वो कैसे ब्रिटिश के शासन को स्वीकार करें। ठीक है? तो ऐसे कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि ये जो युवा समाजवादी थे, पूरी बात बता दिए। इसमें 2 नाम आपको याद रखना है। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है? सुभाष चंद्र बोस। इसमें से ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये एक्चुअली में 1927 में, कब? ब्रुसेल्स सम्मेलन में ये भाग लिए। ब्रुसेल्स जर्मनी में एक शहर है, वहाँ समाजवादियों की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। तो इस ब्रुसेल्स सम्मेलन में वो भाग लिए थे और लौटते समय रूस भी गए। तो जब भारत लौटे 27 में,
तो ये समाजवादी विचारधाराओं से पूरा ओतप्रोत है। बात समझ में आ रही है। और 1927 में ही एक दूसरा घटना घटता है और वो था कांग्रेस का मद्रास सम्मेलन। क्या हुआ था? कांग्रेस का मद्रास सम्मेलन। कांग्रेस का जो मद्रास सम्मेलन होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर एम.ए. अंसारी, यानी एम.ए. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी, ये डॉक्टर थे। इस अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव आया। अब इसको समझने की जरूरत है। हमने क्या कहा कि 27 में ब्रुसेल्स सम्मेलन में भाग लेकर रूस की यात्रा करते हुए जवाहरलाल नेहरू भारत पहुंचे और पूरी तरीके से समाजवादी बनकर के, और दिसंबर 1927 में, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के महाधिवेशन का समय होता है ये, और 27 या 29, 30, 31 दिसंबर ये 3 दिवसीय महाधिवेशन होता है। उसमें इन्होंने भाग लिया और घोषणा की कि मैं एक समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि किस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को घोषित किया था कि मैं समाजवादी हूँ, और इसी नाम से उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी कि मैं समाजवादी हूँ। तो ये भी अगर प्रश्न आपको आ जाएगा कि मैं समाजवादी हूँ, पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आप आज ही क्लास में नोट डाउन कर लीजिए कि वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वराज्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। अभी तक देखिए छात्रों, कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज्य नहीं था, ठीक है, अधिराज्य था। तो ये दो शब्द समझ लेना चाहिए कि अधिराज्य और स्वराज्य में क्या फर्क है। अधिराज्य का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है डोमिनियन स्टेटस, और स्वराज्य का इंग्लिश होता है टोटल इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये तो आपको इंग्लिश में उसका रूपांतरण बताया। अब इसका अर्थ बताने जा रहे हैं कि यदि हम डोमिनियन स्टेटस कहते हैं, अधिराज कहते हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि ब्रिटिश शासन का अस्तित्व बना रहेगा, उसमें भारतीयों को शासन में भागीदारी दी जाएगी। क्लियर? इसको बोलेंगे क्या? अधिराज। और स्वराज बोलेंगे उसको कि ब्रिटिश शासन रहेगा ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा अधिकार किसका होगा? भारतीयों का, यानी देश स्वतंत्र हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए, अभी तक जो लक्ष्य था कांग्रेस का, जैसा कि होम रूल लीग आंदोलन चला था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 में पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो उनका लक्ष्य क्या था कि आयरलैंड के समान हमें भी यहाँ अधिराज मिले, जैसे आयरलैंड को मिला हुआ है, ठीक है, तो हमें भी यहाँ अधिराज मिले। और 1917 में जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा हुई, तो उसमें ये बात मान लिया गया कि हाँ, भारत को अधिराज दे दिया जाएगा। तो क्या हुआ? होम रूलिंग आंदोलन को वापस ले लिया गया। लेकिन जब 1919 का अधिनियम पारित हुआ, तो भारतीयों को लॉलीपॉप थमा दिया गया। अधिराज का जो रूप दिया गया, वो अधिराज वास्तव में था ही नहीं। तो इसलिए पुनः उससे असंतोष था भारतीय नेताओं, और लक्ष्य वही था कि अधिराज प्राप्त किया जाए। ये पहली बार कांग्रेस के मंच पर स्वराज का शब्द उठा, काफी डेंजर था, क्योंकि इस उद्देश्य में क्या था कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाओ, टोटल इंडिपेंडेंसी की बात थी। तो बड़ा कलेजा वाला बात था ये। तो इससे गांधी जी ने कहा कि नहीं, अभी ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है, हम अंग्रेजों को 2 साल का इसके लिए समय देंगे।
अगर अंग्रेज मान गए तब ठीक है, अगर नहीं माने तब उस समय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित आप कर दीजिए। इस विषय पर मद्रास अधिवेशन में काफी तूतू-मैमे हुई। अंत में फैसला ये हुआ कि ठीक है, 2 साल नहीं, अंग्रेजों को 1 साल का समय दिया जाए और 1 साल में अगर वो स्वराज देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी टोटल इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो 1929 में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। बात समझ में आ रही? तो अब देखिए, हम इतना डिटेल्स में जाकर के क्यों बता रहे हैं कि ये एक ऐसा सेक्शन है स्वराज वाला कि इस पर प्रश्नों का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहले कब प्रस्तुत हुआ, तो कभी भी 1929 के लाहौर अधिवेशन नहीं होगा। 1927 का मद्रास अधिवेशन, अध्यक्ष M.A. अंसारी। और अगर प्रश्न ये रहे कि स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ, तब आपका आंसर होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? ये बात दिमाग में बैठानी थी, इसीलिए यहाँ पर रोक करके इतना लंबा लेक्चर आपके समक्ष रखा। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गया 1927। अब देखिए, दूसरा एक अधिवेशन होता है 1928 में। कहाँ होता है? कलकत्ता में। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू कौन थे? उनके पिताजी थे। वेरी गुड, मोतीलाल नेहरू। इसमें ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं इस अधिवेशन को? तो ये अधिवेशन 2 तरीके से काफी महत्वपूर्ण है। एक कि इस अधिवेशन में स्वतंत्रता, समाजवाद और हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये जो 3 विचारधाराएं थी जिसके वजह से फ्रांस में राजक्रांति हो गई, उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है? और दूसरा चीज ये था कि गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखी कि जो नेहरू रिपोर्ट में जो सर्वदलीय सम्मेलन के माध्यम से, जिस सर्वदलीय सम्मेलन के माध्यम से 1928 में नेहरू रिपोर्ट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, अंग्रेज अगला संविधान या अगला अधिनियम उसी सर्वदलीय सम्मेलन में लिए गए फैसले के आधार पर बनाए। अगर अंग्रेज अगला अधिनियम नेहरू रिपोर्ट के आधार पर सर्वदलीय सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को संविधान का रूप अगर देती है, तो कांग्रेस उसको स्वीकार कर लेगी और आंदोलन नहीं करेगी। और यदि नहीं करती है तो कांग्रेस अगले वर्ष यानी दिसंबर 1930 ईस्वी को स्वराज का मांग कर देगी। तो इस ढंग से 1928 के अधिवेशन का ये महत्व है कि अंग्रेजों को अल्टीमेटम दे दिया गया। क्लियर? अब आइए 1929 का अगला क्या होगा? 1929 का अधिवेशन। ये कहाँ हुआ? तो लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे। ठीक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की इसकी। अब देखिए, इसमें जो बातें ऑब्जेक्टिवली जुड़ी हुई हैं वो ये कि वास्तव में इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। पता है कि नहीं आप? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने प्रभाव का प्रयोग करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो इसका अध्यक्ष बनवाया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए इनको यानी कि इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनवाया। अब ये एक बहुत बड़ा संकेत था, और संकेत किस तरह का था कि अभी तक जो पूर्व के जो नेता थे वो वृद्ध हो चुके थे और कांग्रेस के अंदर युवाओं का एक वर्ग खड़ा हो चुका था। तो इस तरीके से अध्यक्ष बनाना नेतृत्व परिवर्तन का संकेत था कि अब कांग्रेस का नेतृत्व वृद्ध लोगों के हाथ से युवाओं के हाथ में जा रहा है। और दूसरी बात, वैचारिक परिवर्तन का भी समय था कि जो युवा नेतृत्व संभाल रहे हैं वो पूर्ण रूप से समाजवादी हैं, सोशलिस्ट विचारधारा के हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस के वैचारिक आयाम में भी इसमें परिवर्तन हुआ। और रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे एक शपथ ली गई, और वो शपथ क्या ली गई कि इस अधिवेशन में जो शपथ लिया गया, पहली बात ये कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। दूसरा, कांग्रेस का लक्ष्य जो है वो अब पूर्ण स्वराज होगा। क्या होगा? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज होगा। अभी तक ये लक्ष्य घोषित नहीं किया गया था। और तीसरा कि इसकी प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। बात समझ में आई? तो ये 3 लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में तय किए गए, और तीनों लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, कौन? राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला ले। ठीक है ना, कि आंदोलन कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, क्या नीतियां होंगी, ये सारी बातों। ठीक है। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने क्या किया कि 18 फरवरी, कब? 18 फरवरी 1930 को गांधी जी को अधिकृत कर दिया। क्या किया? अधिकृत। मतलब समझे? फैसला था कांग्रेस का कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा और प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? और कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, इसका फैसला कार्यकारिणी लेगी। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है कांग्रेस की वो करेगी। अब 18 फरवरी 1930 ईस्वी को एग्जीक्यूटिव बॉडी ने यह निर्णय लिया कि इस आंदोलन को पूरा का पूरा एक व्यक्ति चलाएगा, और वो व्यक्ति कौन होंगे? तो महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही वो आंदोलन चलेगा, जिस आंदोलन से पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। तो इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य नेता बन गए कौन? महात्मा। क्लियर? अब देखिए कि जब ये घटना घट गई तब के
गांधी जी ने एक 11 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया। उसको देखना काफी आपको जरूरी होगा। आमतौर पे लोग इसको छोड़ देते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इसको अच्छा सा देखिए। पहली मांग थी मद्य निषेध। ठीक है। दूसरी मांग थी कि भूमि कर में 50% कटौती। कटौती। तीसरी मांग थी प्रशासनिक खर्च 50% कमी। सैनिक खर्च में 50% कमी। उसके बाद था नमक कर की समाप्ति। उसके बाद था विनिमय दर एक शिलिंग 4 पेंस करना। उसके बाद था विदेशी वस्त्र का आयात बंद। उसके बाद था भारतीय जहाजों को प्रोत्साहन। उसके बाद था राजनीतिक बंदियों की मुक्ति। उसके बाद था गुप्तचर विभाग का गठन या गुप्तचर पुलिस का गठन। और अंत में था हथियार रखने की अनुमति। हथियार रखने की अनुमति। ठीक है। तो अब देखिए छात्रों, इस पर जरा गौर करने की जरूरत है कि गांधी जी का जो विचार था या विश्वास था कि किसी से मांग की जाए तो उसको कुछ समय दिया जाए। अगर वो सत्ता या वो व्यक्ति उसकी मांग को मान ले तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं, और अगर वो व्यक्ति और सत्ता उसकी मांग को नहीं माने तभी आंदोलन किया जाए। तो जैसे ही 18 तारीख को अधिकृत किया गया उनको, तो उन्होंने 11 सूत्री मांग पर प्रस्तुत। अब देखिए, इसमें 2 चीज आपको जानना है। ये मांग पत्र जो प्रस्तुत किया, वो उनका जो समाचार पत्र था हरिजन,
उसमें प्रकाशित किया। और उनका एक मित्र था जिनका नाम था रेजिनॉल्ड। क्या नाम था? रेजिनॉल्ड। इसके माध्यम से उन्होंने गवर्नर जनरल इरविन के पास भेज दिया। बात समझ में आई? एक तो हरिजन नामक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया, और दूसरा कि खुद नहीं जा करके या डाक से नहीं भेज करके, बल्कि अपने एक अंग्रेज मित्र रेजिनॉल्ड के हाथ से भिजवा दिया। किसको? तो उस समय के जो वायसराय थे, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम लॉर्ड इरविन था, उनके पास, कि हमारी ये मांगे आप मान लीजिए तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, यानी सभी अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। बात समझ में आई? अब देखिए इन मांगों को लिखने का मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि मांगों का स्वरूप क्या था। तो गौर से आप देखिए तो मांगों का में सबसे बड़ा भाग जो था वो आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। अर्थात अंग्रेज जो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे थे, उस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस के कारण जो भारतीयों में बेरोजगारी, निर्धनता और दरिद्रता आ रही थी, उसको वो समाप्त करना चाह रहे थे कि आप ठीक है रहिए, शासन कीजिए, हमारी ये सब मांगे अगर मान लेते हैं तो आपको शासन करने का नैतिक अधिकार मिल जाता है, और अगर ये सब मांगे आप नहीं मानते हैं तो आपको शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और हमारा लक्ष्य तब पूर्ण स्वराज हो जाएगा। तो इतिहास के पन्नों से एक बात पता चलता है कि कोई भी आंदोलन बिना आर्थिक दबाव के कारण संभव नहीं हो पाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल हो पाया या गांधी चलाने में सक्षम हो पाए इसलिए क्योंकि अंग्रेजों का जो आर्थिक प्रभाव था भारतीय लोगों पर, वो काफ़ी दमनात्मक था, काफ़ी शोषणात्मक था, और इस कारण भारत के लोग इस आर्थिक दमन और शोषण के खिलाफ पहले ही से तैयार थे। गांधी जी ने उसको महसूस कर लिया कि भारतीयों के दिलों में ये डिमांड्स है, अगर इनको ध्येय कर करके अगर आंदोलन चलाया जाएगा तो भारत के सभी लोग हमारा साथ देंगे। तो पहला बात तो 11 सूत्री में ये बात साबित होता है जो मैंने अभी अभी आपको व्याख्या किया। दूसरा बात ये साबित होता है कि गांधी जी ने 11 मांगों में जितनी भी मांगे रखी वो भारत के बीच अंतर्विरोध पैदा नहीं कर रहा था, बल्कि इन मांगों से सारे लोगों को फायदा था। बात समझ में आई? एक आध को छोड़ करके। अब जैसे देख लीजिए नमक ही, तो नमक हिंदू भी खा रहा था, मुसलमान भी खा रहा था, अगड़ा भी खा रहा था, पिछड़ा भी खा रहा था। तो अगर नमक कर की समाप्ति की डिमांड किया जाए तो लाभान्वित सभी होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी ढंग से अगर भूमि कर कम करने की बात हो रही है तो इससे सभी लाभान्वित होंगे। प्रशासनिक खर्च में 50%, सैनिक खर्च में 50% कमी की बात की जा रही है तो सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। भू राजस्व में थोड़ा सा यह है कि किसानों और जमींदारों के बीच टकराव होता है और हुआ भी, इसीलिए इस आंदोलन में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग किसानों का था, जमींदारों का तो उसकी तुलना में नगण्य था संख्या। तो उस हिसाब से बड़े वर्ग को और भी गुप्तचर पुलिस, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, भारतीय जहाज़ों को भी विदेशी सामान ले जाने के लिए परमिट किया जाए, इससे भारतीय जहाज मालिकों को लाभ होता। विदेशी वस्त्र का आयात पूर्ण रूप से बंद, ताकि भारतीय वस्त्र जो है वो बिके बाजार में और यहाँ के लोगों को बेनिफिट हो। तो कहने का अर्थ यह है कि 11 सूत्री मांगे जितनी थी वो सब के सब भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीयों की आर्थिक स्थिति को समुन्नत करने की। ठीक है। अब देखिए कि 11 सूत्री जो मांग था
11 सूत्री जो मांग था, इस पर लॉर्ड इरविन ने क्या कहा? इस पर लॉर्ड इरविन ने कहा कि इससे अशांति पैदा होगी। एक लाइन से तार से भेज दिया। ठीक है कि आपकी अगर मांगे मान ली गई तो इससे अशांति पैदा होगी। यही लॉर्ड इरविन, ठीक है, यही लॉर्ड इरविन जो है वो एक तिथि आप याद कीजिएगा, 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, कब? 1929 को इसने घोषणा की थी, जिसको दीपावली घोषणा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए, तब आगे की बात जानेंगे हम लोग। लॉर्ड इरविन इसके पहले, ये तो घटना जो बता रहे हैं 11 सूत्री मांग पर, उसने कहा कि अशांति फैल जाएगी इसलिए आपकी मांग को नहीं माना जाएगा, और गांधी जी अब स्वतंत्र हो गए आंदोलन करने के लिए। लेकिन लॉर्ड इरविन की यही भूमिका नहीं थी। 30 के पहले, यानी 1 साल पहले लगभग 1929 में उसकी नीति दूसरी थी। उस पृष्ठभूमि को थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं, थोड़ा छूट गया था वो, ताकि बात अच्छी से समझ में आए कि इस समय जो था ना, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का शासन था, मजदूर दल का, जिसका दूसरा नाम उदारवादी दल या लिबरल पार्टी भी कहते हैं। ये भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखती थी। ये दल, ये कंजर्वेटिव की तरह भारतीयों की दुश्मन नहीं। इसलिए इसके जो प्रधानमंत्री बने थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने इरविन को लंदन बुलाया और बुला करके समझाया कि तुम भारतीयों के मध्य जाके ये प्रस्ताव रखो कि आपको अधिराजत्व दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लॉर्ड इरविन वापस आता है लंदन से और 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को अधिराजत्व देने की घोषणा कर देता है। और ये दिन था दीपावली का। 31 अक्टूबर 1929 का दिन क्या था? दीपावली। तो इसीलिए इसको दीपावली घोषणा कहा जाता है। और इससे कांग्रेस के अधिकांश नेता काफी उत्साहित हो गए और दिल्ली जा करके इरविन के साथ मिल करके जो है इनको बधाई देने लगे कि आपने इतना बड़ा डिमांड मान लिया। लेकिन कांग्रेस का युवा नेतृत्व तैयार नहीं था। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने इसको एक सिरे से दीपावली घोषणा को नकार दिया। और तब जाकर करके 1929 का लाहौर अधिवेशन में, ये अक्टूबर में हुआ था, दिसंबर में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पर हम बता देना इसलिए चाहते हैं कि लॉर्ड इरविन जो अभी कोई भी डिमांड मानने के लिए तैयार नहीं था, पूर्व में उसने दीपावली घोषणा कर रखा, लेकिन फिर इतना कड़ा क्यों हो गया? तो इसके पीछे जवाब यह है कि जब ये घटना चल रहा था तो वहाँ रैमजे मैकडोनाल्ड पर कंजर्वेटिव पार्टी ने हमला करना शुरू कर दिया ब्रिटेन कि ये आप क्या कर रहे हैं, हम लोग इतने दिनों से अधिराजत्व दे नहीं रहे थे और आप जो है देने की ये कर दिए। तो राजनीतिक सरगर्मी लंदन में काफ़ी बढ़ गई और वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो दब गया कि इतना ज़्यादा प्रोपेगेट किया गया इस बात को कि लेबर पार्टी को ये डर सताने लगा कि आने वाले अगले वर्ष का जो चुनाव है वो अब हार जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में इरविन जो है कड़ा हो गया कि नहीं, हम कोई डिमांड आपकी नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पर थोड़ा हौच पौच था, तो उसको क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। जो भी हो, ये इस मांग के परिवेश में जो है अब गांधी जी की प्रतिक्रिया होती है। क्या प्रतिक्रिया होती है कि अब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय, शुरू करने का निर्णय। अब इसमें करना क्या था, तो ये देख लीजिए थोड़ा, जो सिद्धांत था कि क्या कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम पर अगर दृष्टि डाली जाए तो कुल 6 बातें थी। कितनी बातें? 6। पहला कि नमक बनाना, सभी लोग नमक बनाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या था? तो शराब प्लस विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देना, कि दुकानों पर धरना देना, ये दूसरा कार्यक्रम था। तीसरा क्या था? तो चरखा काटना, ताकि अर्थव्यवस्था आंदोलनकारियों का मजबूत बना रहे और लंबे समय तक वो आंदोलन कर सके। उसके बाद क्या था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाना, एक तो बेचने नहीं दें और जो खरीदे हुए हैं उनको उतरवा करके उसका होली जलाया जाए। होली जलाना ये भी कार्यक्रम का भाग था, ठीक है। उसके बाद स्कूल कॉलेज का परित्याग, यानी सरकारी स्कूल कॉलेज का जो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम था, सरकारी स्कूल कॉलेज का परित्याग, ये भी कार्यक्रम में शामिल था। उसके बाद सरकारी नौकरी का परित्याग, कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करेगा। तो ये कुल 6 कार्यक्रम थे। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो था वो नमक सत्याग्रह ही था, ठीक है। मुख्य कार्यक्रम क्या था? नमक सत्याग्रह था। अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है, इस नमक सत्याग्रह का। तो इसके लिए एक यात्रा शुरू किया जाता है। क्या चीज? यात्रा। कहाँ से? दांडी गांव से। तो साबरमती से दांडी गांव से दांडी तक कुल जो है इसका जो दूरी था वो 250 किलोमीटर था। कितना था? समय इसमें जो कुल लगा वो 24 दिन लगा, ठीक है। यात्री इसमें जो थे वो 78 यात्री थे, ठीक है। और दांडी पहुंचे कब? तो 5 यात्रा जो आरंभ हुआ, यात्रा आरंभ हुआ तो इसकी जो तिथि है वो कब है? तो 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल, सॉरी 6 अप्रैल को तो वहां पहुंच गए थे ना। 12 मार्च, सॉरी 12 मार्च 1930। और यात्रा समाप्त कब हुआ? हाँ, वेरी गुड, यही हमको समझाना था। नहीं, 5 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को
और नमक कब बना? 6 अप्रैल। हाँ, 6 अप्रैल। यानी अगर दिन हो तो 25वां दिन। ये सब कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपको अलग से समझनी होगी, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चंस जो है आपको तंग करेगा कि ये सब बातें हो गई, घोषणा हो गया, तो गांधी जी ने आंदोलन का शुभारंभ किया। तो शुभारंभ कैसे किया? कि आप जानते हैं कि वो साबरमती आश्रम में रह रहे थे, वहां से साउथ अफ्रीका से आने के बाद। और ये भी जान लीजिए कि यहाँ से जो गांधी जी निकले 12 मार्च को, तो एक कसम खाई थी गांधी जी। जितना नहीं, वो कसम क्या था बताइए? नमक भी लेकर नहीं साहब, इसके बाद जो गांधी जी निकले फिर अपने जीवन में कभी नहीं आए यहाँ, पता है कि नहीं आपको? तो उन्होंने कसम खाई थी वापस लेना कि हम साबरमती तभी आएंगे जब देश स्वतंत्र हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से जाने का थोड़ा सा बीच में बता देते हैं ताकि एक नई बात आपको जानकारी मिल जाए। तो यही वजह है कि ये आंदोलन शुरू करने के यहाँ से चले तो फिर वापस नहीं आए, और फिर ये अलग आश्रम इन्होंने बनाया, और वो आश्रम महाराष्ट्र के वार्धा में बना। तो वार्धा में रहते थे वो। और उसके बाद जब फिर देश आज़ाद हो गया तो अस्थायी रूप से दिल्ली में कुछ दिनों के लिए किस समय दंगा होने लगा, तो उनको फुर्सत नहीं था। विभिन्न स्थानों पे दंगा को समाप्त करवाने के लिए वो दिल्ली से आ जा रहे थे, तो इसलिए अस्थायी रूप से रह रहे थे। अगर जीवित रहते तो फिर वो साबरमती में ही आते, लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी गई, इसलिए वो उनका सपना वापस आने का पूरा। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। तो ये एक तथ्य है। तो खैर, साबरमती आश्रम में रहते थे, वहाँ से शुरुआत की 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपनी यात्रा 78 अनुयायियों के साथ। कुल 24 दिन चले वो, और 24वें दिन जो है वो दांडी, नवसारी जिला है गुजरात का, नवसारी जिला का ही समुद्र तटीय गांव है दांडी, वहाँ वो रुके। और ये नहीं कि डर रहे थे वो, अगर चाहते तो जिस दिन पहुंचे थे 5 अप्रैल को, उसी दिन नमक बना के भाग जाते, लेकिन नहीं, आराम से रात भर सोए कि पुलिस को अगर अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है तो कर सकती है, रोकना है तो रोक सकती है। और सुबह में उठ कर उन्होंने 6 अप्रैल को, यानी यात्रा के 25वें दिन, उन्होंने जो है एक मुट्ठी नमक बना करके अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया, और इस तरीके से नमक सत्याग्रह शुरू हो गया। जैसे ही ये टूटा तो मार्च महीने में, मई में 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से आंदोलन और उग्र हो गया और पूरे संपूर्ण भारत में फैल गया। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि कहाँ कहाँ आंदोलन में क्या क्या घटनाएं घटी और संपूर्ण भारत में आंदोलन का स्वरूप क्या। तो एक अलग टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा अगले क्लास में होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार। यहाँ हमने पढ़ाया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ। तो हम समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ को आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। और हाँ, तब तक के लिए, जब तक अगले क्लास में हम नया विषय नहीं शुरू किए करें, तब तक हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। साबरमती वगैरह कहाँ पर? अच्छा।